प्यारे छात्रों, मैं दिनेश कुमार आचार्य, भौतिक अध्यापक, आदर्श विद्या मंदिर नोखा, रायसर रोड से भौतिक विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग में से गाउस के नियम के बारे में अध्ययन कराऊंगा। गाउस के नियम में अध्ययन करने से पहले कुछ परिभाषाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा पहले मालूम करना ज़रूरी है। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है, कोई अगर आवेश हो तो उसके जो चारों ओर जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई अल्प धनात्मक आवेश है तो उसका जो पथ होता है उस पथ में खींची गई रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाएं में अब उनसे संबंधित जो पहला शब्द है वो है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। किसी भी क्षेत्रफल के विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स को सदैव क्षेत्रफल में कोई भी हम क्षेत्र ले लेंगे और इसके लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं तल के, वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। तो परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। इसका मात्रक वोल्ट मीटर है। अब इसमें मेन जो होता है विद्युत क्षेत्र के बारे में, पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और सदिश राशि की एक दिशा होती है। तो कोई भी वस्तु अगर हमें क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है तो उस क्षेत्रफल तल के लंबवत जो होता है वह विद्युत क्षेत्रफल की दिशा होती है। जैसे यदि हम घनाभ लेवें, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं तो इन 6 पृष्ठों की अलग अलग दिशाएं होती हैं, क्षेत्रफल की अलग अलग दिशाएं होती हैं। अगर अपन कोई गोलाकार वस्तु लेवें और गोलाकार के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा निकालनी हो तो उस केंद्र से उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं वह उस क्षेत्रफल की दिशा होती हैं। यहाँ क्योंकि हमें आगे जो पॉइंट विद्युत क्षेत्र के बारे में बताना पड़ेगा तो ये विद्युत फ्लक्स के बारे में है, ये कुल बल रेखाओं के बारे। इसके बाद में है गाउस का नियम। गाउस एक वैज्ञानिक का नाम था। उसने आवेश के बारे में एक बताया था कि कोई भी एक अपन पहले बंद क्षेत्र लेना पड़ेगा। तल हो तो तल में बंद या 4 त्रिकोण, एक बंद क्षेत्र में से ये जो बल रेखाएं निकलती हैं विद्युत फ्लक्स के रूप में उसका मान बताएं। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं तो इसको निवेशी रेखाएं कहते हैं। इसे निवेशी फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक फ्लक्स है तो ये जो फ्लक्स होंगे निवेशी फ्लक्स कहलाते हैं। यदि आवेश धनात्मक है तो पृष्ठ से रेखाएं बाहर निकलती हैं तो इसको निर्गत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी भी बंद पृष्ठ में अगर आवेश है तो उसमें क्षेत्र रेखाएं अंदर भी आने वाले को निवेशी क्षेत्र रेखाएं और बाहर जाने वाले को निर्गत बोला जाता है। ये शब्द इसमें गाउस के नियम में है। गाउस ने ये बताया कि कोई भी आवेश Q जो कि परिबद्ध है, किसी परिबद्ध आवेश किसी परिबद्ध क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश से निर्गत या निवेश फ्लक्स का जो मान है वो कुल आवेशों के फ्लक्स का जो मान है आवेशों के योग और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। अभी तो हमने यहाँ केवल एक Q आवेश लिया है तो इसको केवल Q/एप्सिलॉन 0 भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ 2 तरह के आवेश हो Q1 और Q2 तो टोटल जो आवेश है वो Q1 + Q2 गिना जाएगा। तो फ्लक्स का जो मान है वो परिबद्ध क्षेत्र से मालूम किया जाता है। केवल ये नहीं है कि क्षेत्रफल बड़ा हो तो विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा, ये देखा जाता है उसमें कितना आवेश बंधा हुआ है। एक छोटा सा मैं उदाहरण लेकर के बता सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ 2 कूलाम आवेश है, +2 कूलाम आवेश है और यहाँ +3 कूलाम आवेश है। एक ये बंद क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र है, ये A क्षेत्र, ये B क्षेत्र। तो A क्षेत्र से निर्गत फ्लक्स का जो मान है वो कम होगा। कम क्यों होगा? इसमें परिबद्ध आवेश Q का मान केवल 2 है तो phi = 2/एप्सिलॉन 0 होगा।
जबकि अगर हम बी, ये फाई ए का मान है, अगर हमें फाई बी का मान निकालना है तो डेल्टा क्यू का मान 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये देखते हैं कि जो बंद परिपथ है उसमें कुल कितना आवेश है, ना कि कोई क्षेत्रफल ज्यादा है या वो है, उस आवेश पर निर्भर करता है। यदि हम ये आवेश ऋणात्मक हो तब ए का मान, फाई ए का मान ज्यादा होगा फाई बी से। क्यों? क्योंकि अब जो इसमें आवेश आएगा वो ऋणात्मक हो और निवेशी फलक का मान हो। तो गाउस ने ये बताया कि किसी भी द्रव्य का मान परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। अब ये है कि गाउस ने को ये नियम कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कूलाम के नियम के अनुसार इससे उत्पत्ति की जा सकती है। इसके नियम की उत्पत्ति करने से पहले हमें विद्युत क्षेत्र, फ्लक्स और विद्युत पृष्ठ के क्षेत्रफल में संबंध मालूम होना चाहिए। कि कोई भी अपन पृष्ठ लेवे, मान लीजिए ये ds क्षेत्रफल है, इससे निर्गत फ्लक्स का मान निकालना है तो हमें विद्युत क्षेत्र का मान मालूम होना चाहिए। किसी भी सम विद्युत क्षेत्र E में फ्लक्स का मान E, विद्युत क्षेत्र E और ds के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, जिसे अपन E ds cos थीटा लिख सकते हैं। यह फाई E और ds में संबंध है। किसी भी फलक को इस प्रकार लिखा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा भी इसी के अनुदिश भी दी जाती है। विद्युत क्षेत्र इसमें E बराबर फाई अपॉन ds cos थीटा, यानी ds का मान 1 हो और cos थीटा का एक मान कब होगा, जब थीटा बराबर 0 cos थीटा बराबर 1 होगा। थीटा 0 कब होगा, जब इसके लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के लंबवत हो। तो किसी पृष्ठ के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, तब फाई जो है वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। तो एकांक क्षेत्रफल में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले जो फ्लक्स हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये आपस में संबंध है। अब इसी संबंध की सहायता से अपन गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस गाउस के नियम में घन कौन आता है, कोई भी आवेश, कोई ये गोलाकार वस्तु है, ये कोई गोलाकार वस्तु है, इसके इस क्षेत्रफल है, ये इतना क्षेत्रफल है, इसके घन कोण का मान, इसके दो बिंदु समानांतर दो बिंदु लेंगे, बिंदु और उस बिंदु से बनने वाला ये जो कोण है वो घन कोण कहलाता है। तो ये घन कोण है और एक गोले के लिए संपूर्ण घन कोण का मान 2 पाई के बराबर होता है। तो हम अपन 2 पाई या 4 पाई ये 2 बराबर होता है। अब अपन इसके नियम को लागू करेंगे। तो नियम के अंदर पहले गाउस के नियम की उत्पत्ति, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये r त्रिज्या का एक गोला लिया है और इसका ये भाग कोई छोटा लिया है जो कि इसके साथ में थीटा कोण बनाता है। इस पर आवेश का मान Q है। तो Q आवेश ये है, Q आवेश पर इससे निर्गत फलक का मान निकालना है। तो हम पहले संबंध कर चुके हैं, फाई बराबर ये है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल ds है। तो ds है, जैसे आपको बताया गया है विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका कोई भी बिंदु लेवे अगर, तो वह दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है। और अगर ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के लंबवत ये ds का, ये E की दिशा होगी, ये ds की ds क्षेत्रफल के लंबवत होता है। इसको ऐसे बना ले थोड़ा, ये क्षेत्र लिया हमने, तो ये होगी, तो ये कोण थीटा है। तो इस Q आवेश के कारण फ्लक्स का जो मान होगा वो फाई बराबर E ds cos थीटा होगा, d फाई बराबर, क्योंकि क्षेत्रफल ds लिया है तो निर्गत फ्लक्स का मान भी फाई होगा। केवल फाई बराबर लेना है तो E ds cos थीटा। अब अपन कल कर चुके हैं, यदि Q आवेश है तो r दूरी पर, Q बिंदु आवेश है और r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन r स्क्वायर होते हैं। तो E का मान रख, फाई बराबर होगा तो ये समाकलन हो जाएगा, d फाई बराबर ये तो E फाई बराबर ये। तो इसका मान अगर E का मान रखें तो KQ अपॉन r स्क्वायर
डी एस कॉस थीटा, के क्यू बाहर ले लो, के क्यू बाहर लेंगे तो डी एस कॉस थीटा अपॉन 4 पाई 2 पाई सॉरी भाई 4 पाई ये देखो जी यहाँ परिबद्ध कुल आवेश का मान घन कौन 4 पाई होता है। तो ये डी एस कॉस थीटा है वह अपॉन आर स्क्वायर, यह घन कोण कहलाता है और घन कोण का मान 4 पाई के बराबर होता है। तो के क्यू इंटू 4 पाई, तो वास्तव में फाई बराबर 4 पाई के क्यू, ये मान, ये गाउस का नियम है, लेकिन सामान्यतः किताबों में ये 4 पाई क्यू नहीं लिखा हुआ है। इसको अगर अपन के का मान रखें तो फाई बराबर के का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई क्यू, 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यह गाउस के नियम की उत्पत्ति कहलाती है। तो हमें इससे ये नियम करें उससे पहले फ्लक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के बारे में मालूम होना चाहिए और इन तीनों में ये संबंध होना चाहिए। इन संबंध के अलावा हमें घन कोण के बारे में भी मालूम होना चाहिए। घन कोण दो बिंदुओं को जब अपन केंद्र पर मिलाते हैं तो थीटा होता है और किसी गोले के लिए संपूर्ण जो घनावेश है वो 4 पाई के बराबर होता है। तो ये संपूर्ण घनावेश के लिए डी एस अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान जो है 4 पाई के बराबर होता है। तो इस तरह हमने ये गाउस के नियम की उत्पत्ति की है। इस गाउस के नियम की उत्पत्ति बाद में इस गाउस के नियम से हम अलग अलग प्रकार के कई चीज़ों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, अनंत रेखीय आवेश, परत वगैरह, ये कई प्रकार के प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन इन प्रयोगों को ज्ञात करने में कुछ चीज़ें और भी हैं। आवेशों का मान ज्ञात करना, अब आवेशों का मान ज्ञात कब कैसे करेंगे, इसके लिए जरूरी ये है कि आवेशों का सतत वितरण होना चाहिए। यदि आवेशों का सतत वितरण है तब अपन आवेशों का मान निकाल सकते हैं। ये जो सतत वितरण है वो 3 प्रकार से हो, 3 प्रकार से है। सबसे पहले अपन रेखीय आवेश घनत्व लेते हैं। रेखीय आवेश घनत्व एक ये जो घन आवेशों का जो वितरण है वो 1v में, द्विवी में, त्रिवी में। 1v में हम एक रेखा में, तो एक विमी के अंदर आपको मालूम रहता है तार है, रस्सी है, धागा है, ये 1v में कहलाते हैं। अगर हम द्विवी में लेवे तो कागज है, कपड़ा है, सतह है, सतह है, ये द्विवी में कहलाती है। त्रिवी में गेंद, गनाब, पूरा गोला, ये कमरा, ये सभी त्रिवी में आते हैं। हमें उसके अनुसार आवेशों का वितरण का मान निकालना पड़ता है। तो पहले है रेखिक आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्यतः क्या है, हमें किसी अनंत रेखीय आवेश है उसमें हमें आवेश का मान ज्ञात करना है, सतत वितरण है, तो वैसे तो मान ज्ञात कर नहीं पड़ते। मान लीजिए ये कोई तार है और इसमें आवेश है धनात्मक। अब हमें एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु यहाँ लिया, यहाँ से यहाँ तक कितने आवेश हैं इसका मान हम निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? रेखिक आवेश घनत्व से। रेखिक आवेश घनत्व है, यदि हमें इस तार में ये मालूम हो कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है, तो वो आवेश घनत्व है। किसी भी तार के एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। अब एकांक है तो 1 सेमी भी ले सकते हैं, 1 मीटर भी ले सकते हैं, 1 किलोमीटर। सामान्यतः फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं 1 मीटर लेते हैं, लेकिन यहाँ 1 मीटर ने 1 सेमी समझ लेते हैं। 1 सेमी के द्वारा हम आसानी से मान लेते हैं ये जो तार है इसके 1 सेमी में जो आवेश की मात्रा है वो 6 कूलम है। इसका मतलब क्या हुआ, इस लैम्डा का मान 6 कूलम होगा एकांक लंबाई में, यानी लैम्डा बराबर इसकी एल, मान लो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ली और आवेश की मात्रा देखी तो वो क्यू है। आवेश की मात्रा क्यू थी और लंबाई इसकी एल थी, तो एकांक लंबाई में क्यू अपॉन एल होगी।
अब हमें इस लैम्डा का मान मालूम हो गया और हमें ए और बी जिसकी लंबाई एल है इसमें आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो क्यू डैश या क्यू एल लिख लेते हैं यहाँ, स्मॉल एल का मान क्या होगा, लैम्डा इंटू एल। इस लैम्डा का मान क्या है, क्यू अपॉन एल इंटू एल। तो इस तरीके से किसी भी आवेश की मात्रा अगर अलग अलग है, अब ये मान ला लंबाई यहाँ अलग इतनी है, इतनी एक्स वाई तक, इसमें कितनी है, इसकी लंबाई नाप लो और तरंग दैर्ध्य से सॉरी रैखिक आवेश घनत्व से गुणा कर दो और आवेश की मात्रा ज्ञात की जाए। ये कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व। अब 11वीं की तरह इसका मात्रक, तो इसका मात्रक आप आवेश q का मात्रक है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होगा। जिस प्रकार रैखिक आवेश घनत्व निकालते हैं ठीक इसी प्रकार पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। आवेश घनत्व, अब क्या होगा, आवेश का जो वितरण है द्विआयामी में, केवल एक रेखा में नहीं है। ऐसा ये कोई पृष्ठ है लंबाई चौड़े, अब इसको आप कागज समझ लो, कपड़ा समझ लो और कुछ चादर समझ लो, धातु की कुछ भी समझ लो। तो हम क्या करेंगे, आवेशों का ये जरूर ध्यान रखना है, वितरण जो सतत समान रूप से, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं, समान रूप से वितरण है। तब अपन क्या करते हैं, इसमें से कोई एक क्षेत्रफल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने क्षेत्रफल लिया, इसका क्षेत्रफल ए है, क्षेत्रफल ए है और इसमें आवेशों की जो मात्रा है वो q है, ए क्षेत्रफल है क्यों, तो आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q अपॉन ए हो। ए एरिया है, q आवेश की मात्रा है। तो किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा है वो पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। अब अगर मान लीजिए इसमें हमें इस यहाँ पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है तो यहाँ का क्षेत्रफल पहले निकालो। मान लीजिए ए डैश है तो q डैश का मान सिग्मा ए डैश होगा, जहाँ सिग्मा का मान q अपॉन ए डैश। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रफल कोई भी, इसमें हमें अब सिग्मा का मान मालूम है तो अलग अलग किसी भी स्थान पर आवेश की मात्रा निकालने तो उसका क्षेत्रफल निकाल लो और उसको सिग्मा से गुणा कर दो, उससे सिग्मा के गुणा कर दो। तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। अब इसका मात्रक निकालना हो तो q का आवेश कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। तीसरा हमें निकालना हो आवेश घनत्व, सामान्यतः आयतन आवेश घनत्व होता है जिसको केवल आवेश घनत्व भी लिख सकते हैं, घनत्व भी बोला जाता है। रो के बारे में लिखना, तो यदि कोई आवेश पूरे सभी त्रिआयामी में हो, कोई एक पूरा पात्र है, घनाभ है, गोला है, बेलन है, उसमें समान रूप से वितरित होया हुआ है, तो अपन उसमें जो उसका आयतन निकालते हैं। कोई एक मान लीजिए ये गोला लिया तो गोले का कोई एक भाग ले लेते हैं, उसमें आवेश की मात्रा निकाल लेते हैं। मान लीजिए q है और उसका आयतन v है, तो रो बराबर q अपॉन v। और अब हमें कोई इसमें आयतन निकालना है, इसमें कितना है, इसमें तो q आवेश है, अब इसमें q डैश का मान निकालना है। तो पहले हमें रो निकाला हुआ है तो इसका पहले आयतन निकालना पड़ेगा। तो इसके आयतन में q डैश बराबर v डैश इंटू रो, तो v डैश का मान निकाल लो और आवेश का मान गुणा कर दो। तो ये कहलाता है आयतन आवेश घनत्व यानी केवल आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक में q का मात्रक q और इसका मीटर q, तो आयतन आवेश घनत्व या आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। बस इतने। जैसे अगर हम अलग अलग लेवल, तो मान लीजिए ये बेलन है और हमें ये मालूम है कि इस बेलन में टोटल आवेश, मैं एक संख्यात्मक मान लेता हूँ 60 कूलाम है और इसका टोटल जो आयतन है वह 5 सेमीमीटर क्यूब है। तो इसका आयतन जो होगा वो आवेश घनत्व रो बराबर 60/5 होगा, यानी 12 कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब हमें कोई कहे कि ये नहीं, इतने का निकालना है, ये बेलन है और इसका अगर अपन आयतन देखें, मान लीजिए इसका आयतन 15 मीटर क्यूब है, तो
इस 15 मीटर क्यूब में कितने आवेश की मात्रा है इस 15 मीटर के अंदर, तो इसमें निकालने के लिए हमें Q बराबर इसका आयतन इंटू आवेश घनत्व, आयतन है 15, घनत्व 12, 180 कूलाम आवेश हो गया। 180 कैसे हो गया? मान लो जैसे ये कोई हमने बेलन लिया और इस बेलन के अंदर टोटल 60 कूलाम आवेश है और इस बेलन का आयतन 12 मीटर क्यूब है। अब हमें पहले कोई कहे कि ये जो बेलन है अंदर वाला जिसका आयतन 8 मीटर क्यूब है, इसमें कितने आवेश होंगे, ये निकालने के लिए हम पहले इसका घनत्व निकालेंगे, आवेश घनत्व निकालेंगे। आवेश घनत्व, कुल आवेश है 60 बटे कुल आयतन कितना है 12, तो 5 मीटर क्यूब, 5 कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया। अब हमें पूछे कि इस 8 मीटर क्यूब में कितने कूलाम है, तो इस Q डैश बराबर V डैश इंटू रो, तो V डैश का मान है 8 इंटू 5 यानी 40 कूलाम आवेश हो। इस तरीके से हम कोई भी आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं।